साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके और आपके अपने यूट्यूब चैनल द करंट क्रिकर्स पर। आज हम आपके लिए लेके आए 21 फरवरी 2026 के जो भी इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यूज हैं, उनके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन और उसके साथ जो भी उनका स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो भी पोर्शन होगा, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीजें समझ पाएंगे। हाल ही में आपने एक ट्रेंड देखा होगा, जो भी करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं, जबकि उसको दो या तीन पॉइंट्स में दिए जा रहा है और फिर उसको उसका आंसर मांगा जा रहा है। तो इसलिए अच्छा है कि जो भी दिल्ली के क्वेश्चन है उनको आप डिटेल में एनालिसिस जैसे मैं करवाता हूँ वो चीजें आप करेंगे तो आपके 100% जो भी आपका एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग और यूपीएससी जैसे जो भी एग्जाम्स होंगे तो उन सब में आपके क्वेश्चन सही होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो करंट अफेयर्स का ये निचोड़ मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे तो चीजें समझ पाएंगे एक एक करके, और बीच में पहले चले जाएंगे तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, चीजें पढ़ेंगे नहीं तो समझ में आएगी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास के लास्ट तक बने रहो और क्लास को एंजॉय करिएगा। और मैं हमेशा लगातार ये डेली सुबह 7 बजे आपके लिए क्लास लेके आता रहता हूँ। इससे पहले मोटिवेशनल कोट्स है कि इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। ये सही बात है, बिल्कुल एक 100% बात है कि यदि आपने अपने माइंड को चेंज कर लिया है कि मुझे सुबह उठ के ही क्लास, जो करंट की क्लास है वो सुबह उठते ही मुझे देख लेनी है मेरी, और करंट क्रिकेट्स की जो क्लास है उसको देखना है, उसके बाद जो भी मेरे पूरा शेड्यूल है तो उसको मुझे बना के उसको मैं फॉलो करूंगा तो मैं 100% मेरी लाइफ में जो भी सक्सेस है वो मुझे बहुत जल्द मिल जाएगी। जो लेट मिलनी थी वो शेड्यूल से, और जो माइंड चेंज आपने करके उसके साथ एक और वर्ड आप ऐड कर सकते हैं, डिसिप्लिन। जो माइंड चेंज करो और उसके बाद जो डिसिप्लिन लगा लो तो फिर आप सारी चीजें, यू कैन चेंज योर लाइफ नहीं, योर इंटायर लाइफ, योर फैमिली लाइफ, योर पेरेंट्स, एवरीथिंग यू विल बी चेंज इट। ठीक है, तो डेली आपने प्रैक्टिस करते रहिएगा और ऐसी अच्छी चीजें सीखते रहिएगा जिससे आप अपडेटेड भी रहे। जरूरी नहीं है आप एग्जाम है इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स इसलिए पढ़ते रहना आपको देश दुनिया का नॉलेज रहता है, उससे पता चलता है कि आपके पास कितनी डेप्थ है। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि क्लास को पूरे एंजॉय करिएगा। और उससे पहले मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन हमेशा करता रहता हूँ, जिसमें उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि लोगों ने पढ़ा ही नहीं है तो फिर आंसर दे नहीं पाएंगे। लेकिन आज वाली क्लास में जो भी देख रहे हैं वो उम्मीद करता हूँ कि वो इस क्वेश्चन का जरूर आंसर देंगे। हाल ही में जो सेंट्रल अफ्रीका है उसमें फंसे हाकी पिकी ट्राइबल कम्युनिटी के सदस्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट ट्राइबल है जो क्या करते हैं, जो अपना अफ्रीका महाद्वीप है उसमें जाके हब्स को बेचती है। हब्स का मतलब जो जड़ी बूटियां होती है उसको व्यापार करती है। ठीक है, तो जब ये सोमालिया का एक कांड हुआ था उसमें इनको एक ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी 2023 में चलाया गया था, उसके तहत भी इसी कम्युनिटी के लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का लगभग आप आंसर जान गए होंगे कि महाराष्ट्र से है, तेलंगाना से है, आंध्रा से या कर्नाटक से। जो भी इसका सही आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उसके बाद उसको मैं सही आंसर क्या होगा वो मैं भी बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में हम इसका सही आंसर भी डिस्कशन कर लेंगे। और ये क्वेश्चन है हमने प्रीवियस जो क्लास है वहीं से मैं उसकी पीडीएफ से लेके आता हूँ, ये कोई क्वेश्चन नया नहीं बनाता हूँ। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन है आपका, अरुणाचल प्रदेश किस वर्ष भारत का 24वां राज्य बना था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1987। अब देखो ये हिस्ट्री हमको समझनी पड़ेगी, अरुणाचल प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ कहाँ से गुजर के एक इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। ठीक है, तो 1987 में दो राज्य बने थे, एक बना था आपका मिजोरम। कौन? मिजोरम और प्लस अरुणाचल प्रदेश। अब ये किस एक्ट के तहत बने? ये बने थे 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986। अब ये सीधा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है कि 55वां संविधान संशोधन 1986 में उसके तहत कौन से दो राज्यों को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था? ये पहले दो, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, दोनों पहले क्या थे? ये थे यूटी, यूनियन टेरिटरीज, और ये 1987 में दोनों क्या बन गए? स्टेट। और किस एक्ट के तहत? 55वां एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 के तहत। ठीक है, उसके अलावा किस डेट क्या थी? ये डेट थी 20 फरवरी। तो ये 20 फरवरी को दोनों स्टेट क्या मनाते हैं? फाउंडेशन डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? फाउंडेशन डे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रहेगी होगी। और इसके अलावा जो भी अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री है, कैसे कहाँ से स्टेट ये बना था वो भी हम जानेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले बात होती है 1826 की, उसमें होती है ट्रीटी ऑफ यान्दबो। उसमें क्या है कि ये रीजन है ना ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाता है आफ्टर द एंग्लो बर्मीज यूज। पहले किसके कंट्रोल में था? बर्मा के। फिर जैसे इंग्लैंड के साथ जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, जो यान्दबो ब्राउट हुआ था, ट्रीटी ऑफ यान्दबो हुआ था, उससे ये किसके अंडर में आ गया था? ब्रिटिश कंट्रोल में। कब की बात है? ये 1826 की बात है। उसके बाद बात होती है 1914 की, जिसमें क्या होता है? शिमला कन्वेंशन होता है। शिमला कन्वेंशन क्या होता है? डिफाइन करती है बाउंड्री बिटवीन द तिब्बत, जो तिब्बत और नेफा, जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जो है, फ्रंटियर जो है एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया है, जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, उसमें तिब्बत और नेफा के बीच में बाउंड्री बन गई थी। तो अरुणाचल प्रदेश बनने से पहले ये क्या था? नेफा था। ठीक है, क्या था? नेफा था। एक सेकंड यहाँ देख सकते हैं, ये फ्रंटियर एजेंसी भी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेफा का, कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1972 में ये बना था। ठीक है, तो 1914 का जो शिमला कन्वेंशन हुआ, उसमें जो आपका तिब्बत है, तिब्बत इस साइड था और इस साइड था आपका नेफा, इसके बीच में बाउंड्री बनी थी। उसके बाद बात होती है 1947 की, उसमें आफ्टर जो इंडिपेंडेंस डे होती है, तो नेफा कम अंडर था आसाम से एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो नेफा का रीजन था वो पूरा किसके अंडर में आ गया था? आसाम का एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आसाम बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था। ठीक है, और फिर 1972 में नेफा रीनेम्ड एज ए अरुणाचल प्रदेश एंड ग्रांटेड यूनियन टेरिटरी स्टेटस। तो अरुणाचल प्रदेश को कब यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिला? 1987 को, 1987 को अरुणाचल प्रदेश बिकम द 24th स्टेट्स ऑफ इंडिया अंडर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट, 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986। जो 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत 1987 में कौन बना था? अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना था। और यूटी कब बना था? 1972 में। कब बना था? 1972 में बना था यूटी, और 1987 में क्या बना था? फुल स्टेट, फुल स्टेट या स्टेटहुड का दर्जा मिला था। और किस एक्ट के तहत? जो 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1986, उसके तहत अरुणाचल प्रदेश फिर स्टेट बना था। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल की बात करें तो लोसार हो गया, जो अभी हाल ही में फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है, सोलुंग हो गया, नायोकुम आर द सिंबॉलिक ऑफ द रीजन्स वाइब्रेंट हेरिटेज। तो फाउंडेशन डे होता है उस दिन, इनका भी प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट 3 फेस्टिवल याद रखें, लोसार, सोलुंग और नायोकुम। ठीक है, तो हर साल ये किस तारीख को मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। और ये भारत का 24वां राज्य बना था। 23 राज्यों का 23 कौन बना था? मिजोरम। 23rd कौन बना था? मिजोरम। और 24 कौन बना था? अरुणाचल प्रदेश। और 1972 में आपको पता है इसे नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी से अरुणाचल प्रदेश इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, तो पहले नेफा था, नेफा का फिर क्या नाम कर दिया गया था? अरुणाचल प्रदेश। और ये 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986 बनाया गया। इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले सनलाइट इसी के एक डोंग विलेज करके है अरुणाचल प्रदेश में, जो अच्छी साइट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी कभी इस जाको इस साइट को देखोगे। ठीक है, कौन सा विलेज है? डोंग विलेज में सबसे पहला सनराइज होता है। राज्य की राजधानी ईटानगर है। और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है? 26 डिस्ट्रिक्ट है, और 26 मेजर ट्राइब्स है, और 100 से ज्यादा इसमें सब ट्राइब्स भी है। तो और इसकी बाउंड्री भूटान के साथ लगती है, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, और इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। और ये स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट भी है इंडिया के लिए। तो याद रह गए ये सारे पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको याद रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि मल्टी गीगावाट एआई डाटा सेंटर प्रोजेक्ट कहाँ डेवलप किया जा रहा है? देखो, जब से ये मोटा भाई आएगा ना, ये मोटा भाई तबाही मचाएंगे। ठीक है, अभी आपको पता होगा जो एआई के सब्सक्रिप्शन है वो बहुत महंगे हो रखे हैं। ठीक है, और एआई के सब्सक्रिप्शन है बहुत महंगे हैं, और हर कोई इनको खरीद भी नहीं पाता। ठीक है, तो मतलब सालाना लगभग 24 से 25, 30 हजार के एआई के सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं अनलिमिटेड। ठीक है, तो अभी ये बोल रहे हैं कि छोड़ो इन सब बातों को, हम करेंगे ये चीजें करके। क्योंकि जब कि हम इन्होंने एग्जांपल दिया था, जब हम आए थे तो डाटा की प्राइस भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज इंडिया में हर एक आदमी डाटा एक्सेसिबल कर सकता है। ठीक है, हर एक आदमी के पास डाटा है आज दुनिया में। तो ये मुख्य हुआ था इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े स्तर पे काम करते हैं, जिससे सारी कॉस्ट होती है उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इनका जो प्रोजेक्ट है एआई डाटा सेंटर है, इसकी सहायता से, और ये जो एआई की प्राइसेस है उनको भी कम कर देंगे। तो ये हाल ही में ये एआई डाटा सेंटर प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाएंगे? जामनगर।
और जामनगर पता है इनका बिल्कुल हब है, क्योंकि यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है जामनगर में। सबसे बड़ी रिफाइनरी भी कहाँ पे है? जामनगर में। तो जामनगर मुकेश अंबानी और जो रिलायंस और जियो के लिए है, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जामनगर में, ठीक है। तो यहाँ मल्टी गीगावाट एआई डाटा सेंटर प्रोजेक्ट कहाँ डेवलप किया जा रहा है? जामनगर में। और लगभग कितने पावर का है? 120 मेगावाट का है। 120 मेगावाट की एक फैक्ट्री ये लगा रहे हैं, जिसमें अब एक्चुअली में ये क्या करेंगे, डाटा सेंटर इसलिए बनाएंगे जैसे इंडिया का डाटा बाहर किसी दूसरे देश के पास नहीं जाके इंडिया का स्टोरेज इंडिया में रहेगा, और जिससे और ज्यादा सर्विसेज फास्ट हो पाएगी। और अंबानी ने एआई जो अभी एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा वीडियो लेके आता हूँ, और जिसके तहत जितने सारी डील्स हुई है एआई समिट 2026 में, उसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। और न्यू दिल्ली में अभी 10 ट्रिलियन एआई इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है अगले 7 साल तक। ये अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट एआई में करेंगे ये। तो एक चीज जो भी मेरे दर्शक हैं वो देख रहे हैं कि एआई अपने आप में एक बहुत अलग चीज हो गई है, और हर किसी एक स्टूडेंट को एआई का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको सक्सेस होना है, आपको मतलब आगे अपने को कॉम्पिटेंट मानना है या अपने आप को एक उस लाइन में रखना, तो एआई सीखना बहुत जरूरी चीज है। यदि आपके पास एआई का नॉलेज नहीं है तो सोचना बिल्कुल भी चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल होगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो जी नहीं पाओगे, हर चीजें जहाँ जिस डिपार्टमेंट में काम करोगे सारी एआई बेस्ड डिपार्टमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एआई सीखना बहुत जरूरी है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एआई के अलावा कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ। हर दूसरे दिन 3 4 7 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन मैं अवॉइड करता रहता हूँ, मैं कि ठीक है ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी मुझे हर एक क्लास में 2 या 3 क्वेश्चन एआई से रिलेटेड लेने ही पड़ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इतने सारी डील्स हो रही है। तो मतलब अपने आप में एक पूरा चेंजेबल्स होने वाला अगले 2 साल में, आप रेडी रहिएगा, ठीक है। तो जामनगर में अभी क्या है, मल्टी गीगावाट एआई डाटा सेंटर भी बनाएंगे, और कंस्ट्रक्शन इसका ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 120 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी, ये भी अपने आप में याद रखना, 120 मेगावाट की। हाल ही में आपको पता है एनवीडिया और एलएनटी ने भी एक एआई डाटा सेंटर की फैक्ट्री लगाएंगे, ये चेन्नई में कितने 30 मेगावाट की, और बॉम्बे में 40 मेगावाट की। लेकिन ये भाई साहब कि तुम 30 40 लगाओ, मैं 120 की लगा दूंगा, ठीक है। तो अंबानी का इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू रेंट इंटेलिजेंस, जो अपना जो भी इंडिया के कैन नॉट अफोर्ड टू रेंट इंटेलिजेंस, के हम इंटेलिजेंस को उधारी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉवरेन एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे जो हमारे देश का हो एआई कंप्यूट सिस्टम, ठीक है। हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे। ये प्रोजेक्ट जो सॉवरेन कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर है, गीगावाट स्केल डाटा सेंटर से अफोर्डेबल एआई सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अफोर्डेबल एआई, जियो एआई या रिलायंस एआई आपको देखने को बहुत जल्द मिल सकता है। तो इससे तो यही होगा, अपना ही फायदा होगा, इंडियंस का ही फायदा होगा। ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 गीगावाट सेल प्लस ग्रीन एनर्जी इनको मिलेगी, ठीक है। तो अभी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इसमें हमेशा ये क्या यूज करेंगे, ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी में इनमें इन्होंने क्या कहाँ से लिए, सोलर लगा रखे हैं इन्होंने इन कच्छ, और रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये जो भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इसमें कौन सी एनर्जी यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको रिमेम्बर रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पता ही होगा, मिजोरम किस वर्ष भारत का 23वां राज्य बना? ये भी 1987 में। तो 2 स्टेट कौन से बने थे, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। कब बने थे? जो 55th अमेंडमेंट एक्ट था 1986 को, 55th अमेंडमेंट एक्ट 1986 के तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दो भारत के स्टेटहुड का दर्जा मिला था। तो मिजोरम की क्या हिस्ट्री रही है ये भी हम एक एक करके जानेंगे। ये इन्होंने क्या 1946 की बात है, इन्होंने फॉर्मेशन किया था मिजो कॉमन पीपल्स यूनियन, जिसे लेटर मिजो यूनियन भी कहा गया था, और बिगिनिंग इन द पॉलिटिकल अवेयरनेस, और इनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाई गई थी। तो बात 1959 और 60 की बात हुई है कि माउतुम फेमाइन लेड टू, एक महातुम फेमाइन आया था। कौन सा? महातुम। फेमाइन का मतलब होता है सूखा, महातुम सूखा आया था, तो उससे फॉर्मेशन ऑफ द मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट, उसे क्या होगा, उसे एक और मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट बन गया था। और बात जब 1966 की आती है तो एमएनएफ डिमांडिंग सोवरेनिटी, और जो इस यूनियन था एमएनएफ, मिजो नेशनल फेमाइन जो ग्रुप था, फेमाइन फ्रंट था, इसने अपनी सोवरेन मान के हम बिल्कुल अलग होना चाहते हैं भारत से भी, ठीक है। और फिर 1972 में मिजोरम बिकम ए यूनियन टेरिटरी अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971।
उसके तहत यूटी बना था 1972 में। कौन? मिजोरम। और 1986 में हिस्टोरिक डील होती है और मिजोरम अकॉर्ड कहा जाता है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एमएनएफ। 1986 में एक अच्छी डील होती है और लगभग सबसे अच्छी मतलब पीस डील ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको, मिजोरम अकॉर्ड। मिजोरम अकॉर्ड को क्या बोला जाता है? पीस, वन ऑफ द हाईएस्ट पीस ऑफ द इंडिया। मतलब जो भी ट्रीटी होती है उसमें सबसे अच्छी ट्रीटी में माने जाने वाली थी मिजोरम अकॉर्ड। और फिर 1987 में ऑफिशियल बिकम द 23rd स्टेट ऑफ द इंडिया ऑन 20 फरवरी। और 1986 में आपको पता है हर साल ये 20 फरवरी को मना जाता है, और 1987 में 23 स्टेट बना था। और मिजोरम अकॉर्ड साइन कब हुआ था? 1986 में। और ये सक्सेसफुल पीस एग्रीमेंट में से एक माना जाता है, ठीक है, सक्सेसफुल पीस एग्रीमेंट में से एक। और 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 में मिजोरम को स्टेटहुड का रास्ता दिया गया। और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और इस राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 11 डिस्ट्रिक्ट है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 26 डिस्ट्रिक्ट थे। और इसे लैंड ऑफ हाईलैंडर्स भी कहा जाता है। और इसकी लिटरेसी रेट की बात करें वो 91% से भी ज्यादा है, और इंडिया के हाईएस्ट में से एक है लिटरेसी रेट। और इनका फेमस जो डांस था चेराव, ये क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, चेराव, ठीक है, चेराव जिसे बेम्बू डांस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वारी एनर्जीज की लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री, लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो इसका सही आंसर है, आपको ये देख के याद आ रहा है, ये कौन है? चंद्रबाबू नायडू, चंद्र बाबू नायडू। और इस कहाँ के सीएम है? ये आंध्र प्रदेश के सीएम है, ठीक है। तो सही है, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो वारी वन विद द सन, तो ये वारी है इंडियन ओरिजिन एक कंपनी है जो मोस्टली क्या करती है? सोलर बनाती है। लेकिन हाल ही में ये क्या करेंगी? लिथियम आयन बैटरी की एक गीगा फैक्ट्री लगाएंगे। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, नहीं सॉरी, आंध्र प्रदेश में, अक्कन्नपल्ली डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अक्कन्नपल्ली डिस्ट्रिक्ट में। अक्कनपल्ली डिस्ट्रिक्ट में ये क्या बनाएंगे? एक गीगा फैक्ट्री लगाएंगे फॉर द बैटरी। इससे क्या होगा? जो भी आने वाले टाइम में ईवीज की जो गाड़ियां बन रही है, जो सोलर्स बन रहे हैं, उन सबको एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल जाएगी इंडिया में। और इस प्रोजेक्ट लगभग कीमत है 8175 करोड़, जो अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और ये रामबिल अन्नकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। तो ये वारी एनर्जीज इंडिया ओरिजिन कंपनी है जो अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद या जो आंध्र प्रदेश है उसमें ये क्या बनाएंगे? अपना एक इंटीग्रेटेड लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी, और जिसकी पावर होगी 16 गीगावाट हॉर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, जो इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में से एक मानी जाने वाली है। इससे लगभग 3000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स मिलेगी। इसके अलावा सेल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी पैक असेंबली और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस प्रोडक्शन को और ज्यादा मजबूत करेगी। और इसकी मीटिंग चंद्रबाबू नायडू ने की थी। और ये इंटीग्रल जो क्लीन एनर्जी पॉलिसी के तहत इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करेगी। इससे जो भी इंडिया में बैटरी रिलेटेड जो भी इंपोर्ट होता है उसकी डिपेंडेंसी को कम करेगी, और इंडिया के जो क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूत करेगी। तो जो वारी एनर्जीज है ये हाल ही में अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे लगा रही है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी कीमत लगभग कितनी है? 8175 करोड़। और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी कितनी है? 16 गीगावाट और आवर्स, ठीक है, 16 गीगावाट आवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, आसाम कैबिनेट ने जो टी ट्राइब्स और आदिवासीज हैं उनके लिए किस कैटेगरी की नौकरियों में 3% का आरक्षण अप्रूव किया था? तो ये आपके पता है हेमंत बिस्वा, अभी हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कौन है? आसाम के सीएम है, ठीक है। तो इन्होंने हाल ही में घोषणा की जो आसाम के कैटेगरी क्लास 1 और क्लास 2 के जो भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है उनको 3% तक उनको क्या दिया जाएगा? आरक्षण। और वो भी किसको? जो टी ट्राइब्स है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो चाय के बागान कहाँ पे? आसाम में। जो टी ट्राइब्स है और प्लस जो आदिवासी है, आदिवासी। तो इससे पहले क्या होता था? ये जो 3% आरक्षण था वो क्लास 3 और क्लास 4 को दिया जाता था। जो क्लास 3 और क्लास 4 को 3% आरक्षण मिलता था, लेकिन अभी इन्होंने बढ़ाकर इसको क्लास 1 और क्लास 2 को भी 3% आरक्षण देना शुरू कर दिया। तो क्लास 1 में कौन है? जो स्टेट के ऑफिसर, जो पीसीएस एग्जाम्स हो गया,
ठीक है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी 3% आरक्षण देंगे, किसको? टी ट्राइब्स और आदिवासी को, ठीक है। इससे पहले ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ में इनको पहले से ही मिलता आता रहा। अभी आपको पता है इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन से पहले ये घोषणाएं होनी बहुत जरूरी चीज थी, ठीक है। ओबीसी कोटा के भीतर इनको 3% का रिजर्वेशन अप्रूव किया था। इससे पहले रिजर्वेशन बेनिफिट ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ के पोस्ट तक ही सीमित थे, और अब स्टेट के जो सिविल सर्विस है, प्रोफेसर जैसी हायर पोस्ट में भी ये एप्लीकेबल होगा। और ये बोल रहे हैं कि जो अपकमिंग जॉब एडवर्टाइजमेंट होगा उसमें ये तुरंत लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं इसको वेट करना पड़ेगा या नहीं, जो भी नेक्स्ट आएगा एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट जैसे भर्ती आएगी उसमें इसको होगा। उसके अलावा एक और स्कीम इन्होंने लॉन्च की, MMUA स्कीम, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। कौन सा? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, MMUA। इसमें क्या किया इन्होंने, 1,07,000 समथिंग नए ग्रुप मेंबर्स जोड़े हैं, SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर जोड़े गए। जो अब तक जो 32 लाख वुमेन थी उनको 10,000 रुपए मिल चुके हैं। MMU जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान है, इसमें पहले 32 लाख महिलाएं थी, उनको लगभग 10,000 की सहायता मिल चुकी थी। अभी इन्होंने डिसाइड किया कि हम 1 लाख और ऐड करेंगे इसमें, 1 लाख महिलाओं को और इनको सहायता करेंगे और उनको भी 10,000 रुपए की धनराशि प्रदान करें। इससे इनका टारगेट है कि जो भी महिलाएं जिनको जरूरत है तो उन वो सब चीजें इसके स्कीम के तहत आए। कौन सी स्कीम? MMUA स्कीम, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम, ठीक है। और ये डिसीजन 2026 इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट और पॉलिटिकल चेंजेस माने जा रहे हैं। तो याद रहेगा 3% रिजर्वेशन कहाँ दिया गया? आसाम में, ओबीसी कोटा के भीतर, और ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की नौकरियों के भी लिए है, ठीक है। उसके अलावा MMU स्कीम कहाँ से रिलेटेड है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये भी आसाम से रिलेटेड। इसमें अभी क्या किया, 1 लाख नई महिलाओं को और जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन अपने आप में एक हिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर ने अपने पहले रणजी ट्रॉफी फाइनल में प्रवेश करने के लिए किस टीम को हराया था? तो ये अपने आप में ये लगभग 66 ईयर की हिस्ट्री है, जब से रणजी स्टार्ट हुआ है, रणजी मैचेस, तब से आज तक कभी भी जम्मू कश्मीर कभी भी फाइनल में नहीं गया। तो इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसका रहा था? आपको इसमें सबसे पता है, सबसे ज्यादा टाइटल है 42 टाइटल किसके नाम है? मुंबई के नाम है। 42 टाइटल किसके नाम है? मुंबई के नाम है। और जो अभी लास्ट रणजी सीजन किसने जीता था? वो जीता था अपने विदर्भ ने। किसने जीता था? विदर्भ ने। तो जम्मू कश्मीर अपनी हिस्ट्री में पहली बार फाइनल में गए थे। और जम्मू कश्मीर का अभी कैप्टन कौन है? पारस डोगरा। कौन है? पारस डोगरा जम्मू कश्मीर के कैप्टन है, ठीक है। और इनका भी जो फाइनल मैच है वो किसके वर्सेज है? कर्नाटका के सामने रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो आपको पता होगा। प्रवेश करने के लिए इन्होंने किस टीम को हराया? इन्होंने हराया था वेस्ट बंगाल को। और अभी इनका फाइनल किसके साथ है? रणजी का फाइनल कर्नाटका के सामने, ठीक है। तो कर्नाटक का कप्तान कौन है? KL राहुल। तो उम्मीद करते हैं कि इस हिस्ट्री है जो फाइनल में पहुंचेंगे इसको ये जीत में भी बदलेंगे। तो इसका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो मैं आगे क्लासों में लेके आ जाऊंगा। और बंगाल को कल्याणी ग्राउंड पर इन्होंने 6 विकेट से हरा दिया, और 66 ईयर में पहली बार रणजी ट्रॉफी के इन्होंने फाइनल में प्रवेश किया। और आपको पता है इनके जो अब्दुल समद है जो हैदराबाद से खेलते हैं, उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में, अभी तो लखनऊ से खेलते हैं, पहले हैदराबाद से खेलते थे, ठीक है। लखनऊ से जो LSG है उससे खेलते हैं, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 82 और 85 बॉल बनाए, और सेकंड में लगभग क्विक 30 रन बनाए थे 27 गेंदों में, ठीक है। और वहीं उनके वंशराज शर्मा ने चेज को टावरिंग स्टेट 6 को सील किया, और जम्मू कश्मीर को 71 रन पर 4 पे संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद पिछले सीजन में जम्मू कश्मीर ने मुंबई में हराया, दिल्ली में MP और दिल्ली को अवे में हराया। और ये बैक थ्रू सीजन का सबसे ज्यादा कल्मिनेशन पॉइंट था, मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट था कि मुंबई को मुंबई में हरा के आए थे। और रणजी ट्रॉफी जो इंडिया है प्रीमियर जो डोमेस्टिक रेड बॉल कंपटीशन होता है, और फाइनल जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। और इसमें आपको पता है मुंबई कर्नाटक जैसी टीमों का हमेशा डोमिनेंस रहा है। अगला क्वेश्चन है पैक्स सिलिका का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अब पैक्स सिलिका तो आपको पता होगा किसमें यूज किया जाता है? सिलिका का मोस्टली जो चिप्स बनती है उसमें यूज किया जाता है सिलिका का। तो पैक्स सिलिका भी वर्ड वहीं से आया है। तो ये हाल ही में इंडिया ने इसका पैक्स सिलिका है उसको कोयलेशन को ज्वाइन किया है। तो ये कोयलेशन किसके द्वारा है और कौन इसको रन कर रहा है और इंडिया ने इसको क्यों ज्वाइन किया, ठीक है। ये देख सकते हैं पैक्स सिलिका सिक्योरिंग द सिलिकॉन सप्लाई चेन, जो सिलिकॉन सप्लाई चेन है उसको ये सिक्योर करेंगे।
तो एक्चुअली मसला यहाँ फंस रहा है, पैक्स सिलिका इंडिया ने क्यों ज्वाइन किया, इसके पीछे की रणनीति अभी तक समझ में आ नहीं रही है, और ये सही किया कि नहीं किया ये भी आने वाला टाइम बताएगा, ठीक है। एक्चुअली म्यूरा पैक्स सिलिका ये करना चाह रहे हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, मैं आपसे हर बार ये वर्ड एक्सप्लेन करता रहता हूँ, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये अपने आप में क्यों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अभी ईवी का, एआई का जो भी जमाना आ रहा है, ईवी का, एआई का, ये आने वाले टाइम है ये, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत रहती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मतलब बिल्कुल उनको जो एक्सट्रैक्ट करना होता है, जैसे मतलब जमीन से उनको पहले तो निकालना होता है, ठीक है, और वो हर किसी देश में अवेलेबल होते नहीं है, लेकिन जो निकाल तो सकते हो, लेकिन उसके साथ वो क्या, उनके साथ बहुत सारी अशुद्धियां रहती है। उसको प्योरीफाई करने के लिए तुम्हें बहुत मतलब सबसे बड़ी, इतनी बड़ी मतलब मशीनें चाहिए होगी जिससे उनको आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी आज प्रेजेंट टाइम में किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास है। अब चाइना के पास लगभग 60 से 70% भंडार है, लेकिन वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी लगभग 90% है। तो रिफाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं उसको, 90% से ज्यादा रिफाइन रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ चाइना कर रहा है। तो ये उनके पास एक बिल्कुल डोमिनेंस है 100%। इसके अलावा इंडिया ने अभी फ्रांस के साथ भी इसकी डील करी कि हम अफ्रीका से रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए खरीदेंगे, लेकिन इन्होंने पैक्स सिलिका किया। ये अमेरिका जो यूएस है वो इसमें लीडर है, ठीक है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये आपके यूके, और ये मिलकर पैक्स सिलिका बना रहे हैं। ये बोले कि हम एक ऐसा चैन बनाएंगे जिससे सबको सिलिका मिलती रहे, हम की हमारी जो चाइना पर डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। चाइना इस मामले में लीडर है, और ये डराता रहेगा कि हमारे पास वो कैपेसिटी है, तुम अभी डेवलप करने में समय लगेगा जब तक हमने ये सारी चीजें डेवलप कर ली है। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि बिल्ड सिक्योर एआई एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाना। सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन ये बनाएंगे पैक्स सिलिका के तहत। तो ये दिसंबर 2025 में लॉन्च हुआ था पैक्स सिलिका। यूएस लेड एक स्ट्रेटेजिक कोएलिशन है, और हाल ही में जो सार्जियो गौर है और अश्विनी वैष्णव है जो अपने यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने डिक्लेरेशन पर साइन किया था। और इंडिया डोमेस्टिकली 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन कर रहा है, और 10 सेमीकंडक्टर प्लांट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है और अंडर डेवलपमेंट भी है। जो पैक्स सिलिका है जो फुल सिलिकॉन स्टैक इकोसिस्टम बनाने पर फोकस करता है, और अनरिलायबल सोर्सेज पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करके ट्रस्टेड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप प्रमोट करें। तो मतलब अनरिलायबल सोर्सेज मतलब ये सीधा कहना चाहता है चाइना पे आपकी डिपेंडेंसी कम करो इस मामले में, और हम पैक्स सिलिका के तहत आपको ये सारी चीजें अवेलेबल करेंगे। इसमें मेंबर नेशन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इजराइल है, आपकी सिंगापुर, यूएई, यूके आदि देश इसमें शामिल है। ये पार्टनरशिप इंडिया और यूएस के बीच डीपर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल अलाइनमेंट को भी शो करती है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये पैक्स सिलिका का फायदा इंडिया को मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर चाइना पे अभी भी इन देशों की डिपेंडेंस रहेगी, ठीक है। तो पैक्स सिलिका किसके बीच हुआ था अभी, इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के बीच में। और 8वां क्वेश्चन है कि इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस के किस स्कीम के तहत स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस किस स्कीम के तहत स्थापित किया जा रहा है, ये आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री सेतु स्कीम, पीएम सेतु। तो ये आपके पता है फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे, मैक्रोन, और इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी। और इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, हमने 10 डील डिस्कस की जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हाल ही में हुई थी। उसका वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट 10 डील्स थी जो आपके एग्जाम्स में उनके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वो भी हमने कहाँ डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पीएम सेतु स्कीम आपको याद रही होगी। पीएम सेतु का मतलब होता है स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। तो इसमें क्या होता है कि 60,000 करोड़ का बजट है, उसके तहत जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उनको अपग्रेड करने का टारगेट रखते हैं। और पीएम सेतु का टोटल आउटले कितना है, 60,000 करोड़। और हाल ही में इन्होंने जो डिफेंस ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनसीओई कहाँ पे घोषणा की है, कानपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और किस स्कीम के तहत, पीएम सेतु स्कीम के तहत। और इसके अलावा याद रख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, पीएम सेतु के तहत अन्य एनसीओ कहाँ पे स्थापित किया जाएंगे, लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई और भुवनेश्वर में भी प्रपोज है। तो आपको पता चल गया कानपुर में अभी क्या बना रहे हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस की घोषणा कानपुर उत्तर प्रदेश में पीएम सेतु स्कीम के तहत की है। पीएम सेतु का आउटले जो खर्च है वो कितना है, 60,000 करोड़ के आसपास। और अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला जीपीयू किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। अब तो दो चीजें होती है, एक होता है आपका जीपीयू, एक होता है आपका सीपीयू।
ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और ये आपका होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट तो ये हाल ही में किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया, ये तो आपको पता होगा, पहले भी किया अभी भी किया, ये किसी का काम है, सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया का। तो ये हाल ही में चर्चा में आया था। दुनिया का पहला जीपीयू किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था, एनवीडिया ने किया था लगभग 1996 के आसपास, ठीक है। इसकी हिस्ट्री हम देख लेंगे क्या थी। 1999 में इन्होंने जी फोर्स 256 के नाम से यह जाना गया था। कब? 1999 में पहला जीपीयू लॉन्च किया गया था, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, उसका नाम था जी फोर्स 256 लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो जीपीयू और सीपीयू में क्या क्या डिफरेंस है उनको देखेंगे, ठीक है। तो जीपीयू होता है, इसकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो हाई होती है और पैरेलल प्रोसेस करता है। और वहीं सीपीयू की बात करें तो ये स्ट्रांग होता है और सिंगल कोर परफॉर्मेंस पे बेस काम करता है। और जीपीयू की बात करें तो आइडियल फॉर द ग्राफिक्स एंड एआई टास्क, जो हाल ही में जो एआई के टास्क होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कौन? जीपीयू, जिसे क्या बोलता है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। वहीं बात करें तो सीपीयू की आइडियल फॉर जनरल कंप्यूटिंग, जो नॉर्मल कंप्यूटिंग चलती है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट चलता रहता है, उसके लिए सीपीयू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो ये ऑप्टिमाइज्ड फॉर थ्रूपुट, ठीक है। और इसकी ऑप्टिमाइज्ड फॉर द लो लेटेंसी, मतलब जिसमें लेटेंसी कम जरूरत होती है वहां नॉर्मली सीपीयू यूज किया जाता है। तो नॉर्मल आपके कंप्यूटर होते हैं उसमें सीपीयू देखने को मिलता है, और जीपीयू यदि आपको बाई करना है तो वो बाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी बैंडविड्थ होती है वो हाई होती है और इसकी बैंडविड्थ होती है वो लो रहती है। और ये मोस्टली यूज किया जाता है जो गेमिंग होते हैं और एआई डाटा प्रोसेसिंग में जीपीयू का यूज किया जाता है। और बाकी जो सीपीयू है वो नॉर्मली आपके ऑफिस में जो डब्बे लगे हुए देख सकते हैं, वेब ब्राउजिंग और प्रोग्रामिंग में सीपीयू का यूज किया जाता है। और जीपीयू की स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है जो पैरेलल प्रोसेसिंग में एक्सेल करता है, मतलब एक छोटी छोटी डिटेल को ये प्रोसेस कर सकता है वो। और वहीं सीपीयू की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क एफिशिएंटली हैंडल करता है, जबकि जीपीयू में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कोर्स होते हैं और लार्ज रिपीटेटिव वर्कलोड से को ये तेजी से प्रोसेस करता है। और ये सीपीयू की बात करें तो वो मतलब साइमल्टेनियसली वर्क करता है, ठीक है। और वहीं जीपीयू की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहता है। और जीपीयू अब गेमिंग से आगे बढ़कर एआई, मशीन लर्निंग और साइंटिफिक सिमुलेशन होता है, उसमें लार्ज स्केल कंप्यूटिंग में एसएसएल बनाए गए हैं, ठीक है। और जीपीयू वर्से जीपीयूज वीआरएम, वीडियो रैम नामक डेडिकेटेड हाई बैंडविड्थ मेमोरी यूज करते हैं। कौन सी मेमोरी यूज करते हैं? वीआरएम, जिसको बोलते हैं वीडियो रैम बोलते हैं। वीडियो रैम नामक डेडिकेटेड हाई बैंडविड्थ मेमोरी यूज करते हैं जो मैसिव डाटा फ्लोज को हैंडल करने में मदद करती है। जो भी आजकल के नॉर्मल जो गेमिंग्स आप लैपटॉप या टैबलेट देखते हैं उसमें आपको जीपीयू इनेबल्ड रहता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना है? तो इसका आंसर है आपका रहेगा 8,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। नहीं, 6839 करोड़ के आसपास है, जो फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये वाइब्रेंट विलेज वीवीपी क्लास सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट की 100% एक स्कीम है। इसके तहत आप वीवीपी फर्स्ट स्कीम कब लॉन्च की थी? ये की गई थी 2023 में, जिसके तहत आपको पता है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जो नॉर्थ के सारे स्टेट हैं उसमें लगभग 4,000 करोड़ का एक बजट दिया गया था, ठीक है। लगभग 400 करोड़ का एक बजट दिया गया था, जिसके तहत इसमें वाइब्रेंट विलेज बनाए गए थे, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज में क्या होता है, तो वहाँ 100% इलेक्ट्रिसिटी होती है, 100% वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, और वहाँ पे 100% जो उनकी जो रास्ते होते हैं या मतलब जो भी रोड्स होती है वो अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ऐसे विलेज को वाइब्रेंट विलेज किया जाता है। और अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में जो आपके यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह ने वीवीपी सेकंड प्रोग्राम को भी लॉन्च किया, ठीक है। और इसकी अमाउंट लगभग कितनी है? 6839 करोड़ रुपए। इससे पहले का लगभग 4,000 करोड़ का इन्होंने वीवीपी फर्स्ट लॉन्च किया था, वीवीपी सेकंड है। और वीवीपी सेकंड में आपको बात करें तो अभी ये कहाँ से इस प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया था? ये काचार डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? असम में इसमें इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और अब इस स्कीम के तहत 17 स्टेट और यूटीज इंप्लीमेंट है, जिसमें अरुणाचल बात कर सकते हैं, आसाम, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उत्तराखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल जैसे कंट्री भी इसमें स्टेट शामिल है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बॉर्डर के विलेजेस होते हैं उसमें बेटर लिविंग कंडीशन देना, और जो लाइवलीहुड है, अपॉर्चुनिटीज, उसको और ज्यादा बेटर करना, क्राइम को कंट्रोल करना, और बॉर्डर जो पॉपुलेशन है
उसको नेशन से असिमिलेट करना, मतलब उसको बॉर्डर के लोगों को देश से कनेक्ट करने की ये स्कीम मानी जा रही है। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न बॉर्डर को एक्सक्लूड करता है क्योंकि वहां ऑलरेडी वीबीपी फर्स्ट कवर हो चुका है। ठीक है, तो वीबीपी फर्स्ट हो चुका है और वीबीपी सेकंड अभी 6839 करोड़ का आउटले का साथ इन्होंने लॉन्च किया। किसने किया था? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। कहाँ से किया था? काचार डिस्ट्रिक्ट आसाम से। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, तो इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि अगली क्लासों में आप ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।